नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूं दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा में हूबहू आपको ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे। यानी कि अपन को जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन आने वाले हैं पूरे के पूरे सही करने हैं और अपन को इस बार सिलेक्शन लेना है। क्या आप सभी लोग तैयार हो? और इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी मैं अंत में आपको बता दूंगा। रोजाना पीडीएफ मिल जाती है, जो नहीं मिली है वो भी अभी मैं डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, फटाफट से कमेंट कर दीजिए आप लोग कि तैयार हो सभी। फटाफट जल्दी से कमेंट किया करो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले की क्लासें नहीं देखी है तो देख लीजिए। आपका थोड़ा प्यार कम हो रहा है तो आप थोड़ा सा वीडियो वगैरह को शेयर किया करो, लाइक किया करो, है ना। तो लाइक भी नहीं कर रहे हो आजकल, शेयर भी कम कर रहे हो, तो ऐसा क्या समस्या हो गई फिर? चलो फटाफट से शेयर कर दो। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे आज, तो आप अंत तक जरूर देखना। पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई थी? बताओ। क्या सूर्यमल मिश्रण, केसरी सिंह भारत, श्यामल दास, गौरीशंकर ओझा? किसके द्वारा लिखी गई? तुरंत कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वीर विनोद लिखी गई है श्यामल दास जी के द्वारा। किसके द्वारा? वीर विनोद पुस्तक लिखी गई है श्यामल दास के द्वारा। सही जवाब आ रहा है आप सभी का। कमेंट करते रहिया करो, है ना। जब आप वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद यदि वीडियो देख रहे हो तो आप नीचे कमेंट किया करो कि 1 नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये है सर, तो ऐसे कमेंट किया करो। मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ है। मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ है। बहुत सारे बच्चे मुझे बताते रहते हैं कि सर आप जो है इस प्रकार पढ़ाया करो। अब जो है एक अंजू नाम की एक लड़की थी, तो अंजू जी ने बताया था मुझे कि सर आप पहले मतलब क्वेश्चन पढ़ो, फिर 4 ऑप्शन पढ़ो, फिर बच्चे हम आंसर देंगे। तो हमने उनका जो है उन्होंने सजेशन दिया तो हमने अपना लिया। तो आप भी कोई सजेशन है तो वो दे सकते हो कमेंट वगैरह में, ठीक है ना। चलिए अब इसका जवाब देना है। मध्य पाषाणकालीन युग, मध्य पूरा पाषाणकालीन युग, उच्च पाषाण काल, निम्न पाषाण काल। तो बताओ इसका जवाब क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा मध्य पाषाण कालीन युग, इसका सही जवाब होगा। आप लोगों का बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। चलिएगा, निम्नलिखित में से कहां के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी? तो आपको बताना है रावल और महारावल की उपाधियां किन्होंने ग्रहण की थी। क्या जोधपुर, डूंगरपुर, कोटा, बीकानेर? कहां के शासकों ने? तो आप सभी विद्यार्थियों को पता है जैसा कि डूंगरपुर के जो महाराजा थे उन्होंने रावल और महारावल की उपाधियां धारण की थी, ग्रहण की थी। अगला प्रश्न, कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? राव मुकुंद सिंह, राव माधव सिंह, राव रतन सिंह, जालिम सिंह? कोटा राज्य के संस्थापक, तो कोटा राज्य के संस्थापक थे राव माधव सिंह। कौन थे? राव माधव सिंह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? बताओ। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर, किसको? सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? किसने? औरंगजेब ने, शाहजहां ने, बहादुर शाह ने, मोहम्मद शाह ने? जवाब क्या होगा? बहुत ही बढ़िया जवाब दे रहे हो और आप अंत तक क्लास जरूर देखना। बहुत शानदार क्लास है और बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो मोहम्मद शाह ने दोस्तों सवाई जयसिंह को जो है राज राजेश्वर की उपाधि दी थी। तो ये आपको याद रखना है। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित जोड़ों में से सही मेल नहीं है, यानी कि जो गलत है वो आपको बताना है। राणा प्रताप सिसोदिया, राजा मानसिंह हाडा, जसवंत सिंह राठौड़, महाराणा हमीर गोहिल? तो कौन सा गलत है, यानी कि इनका वंश कौन सा नहीं है, वो मिलान सही नहीं है, वो बताना है आपको। तो आपको याद रखना है, देखो जो राणा प्रताप है, महाराणा प्रताप है, उनका सिसोदिया था, बिल्कुल सिसोदिया, ठीक है। जसवंत सिंह राठौड़ थे, महाराणा हमीर क्या थे? गोहिल। परंतु राजा जो मानसिंह थे, ये राजा मानसिंह हाडा तो नहीं थे। तो राजा मानसिंह क्या थे दोस्तों? ये आमेर के शासक थे। और आमेर के शासक क्या लगाते थे पता है आपको? बताओ फटाफट। कछुआ।
राजा मानसिंह क्या थे? कछुआ थे। तो ये आपको याद रखना है। चलो, बहुत ही बढ़िया जवाब आ रहा है आप लोगों का। इसी प्रकार आप जवाब दे दिया करो, है ना। और आपको मतलब आज जो मैं जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूं, ये आपको तरीका कैसा लग रहा है? ये तरीका आपको पसंद आ रहा है तो मुझे अधिक से अधिक कमेंट करें कि सर ये तरीका हमें पसंद आया, इसी प्रकार से आप पढ़ाइएगा हमें। तो आप ऐसा बोलोगे तो मैं आगे इसी प्रकार पढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर जैसे अपन पहले पढ़ा रहे थे वैसे ही अपन को क्वेश्चन फिर सीधा आंसर में देके आगे निकल जाऊंगा। पर आप चाहते हो कि आप भी आंसर दो तो मुझे आप कमेंट करो। यहां कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए थे। कुछ युद्धों की सूची दी गई है, आपको उनका कार्यकाल निम्नानुसार है, तो उनका कार्यकाल अनुसार आपको जमाना है कम से ज्यादा की तरफ। तराइन का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, सुमेल का युद्ध, भटवाड़ा का युद्ध, बताओ। तो आपको पता होगा दोस्तों कि तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? 1191 में होता है, तो पहले ये। फिर खानवा का युद्ध होता है 1527 को, ठीक है। फिर आपका सुमेल का युद्ध होता है, कब होता है? 1544 में। फिर भटवाड़ा का युद्ध होता है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों के आगे उनसे संबंधित किलो दे रखे हैं, दुर्ग दे रखे हैं, उनका नाम आपको सही सुमेलित करना है। चलो बताओ फटाफट। जैसे कि जैसलमेर, मेहरानगढ़, जोधपुर, जूनागढ़, शेरगढ़, खोसवर्धन, बीकानेर, सोनारगढ़। मतलब किस दुर्ग को क्या बोलते हैं, ऐसा उपनाम के अनुसार आपको बताना है कि किले और दुर्ग के जो नामों को कौन सा सही है। तो आपको पता है जो शेरगढ़ का किला है ना मित्रों, कौन सा? शेरगढ़ वाला किला, इसको कोसवर्धन भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। जबकि जोधपुर वाले को मेहरानगढ़ बोलते हैं, तो ये इनमें क्या है, गलत दे रखा है। और जो जैसलमेर वाले को सोनारगढ़ बोलते हैं, बीकानेर को जूनागढ़ बोलते हैं, तो उल्टा फुल्टा कर रखा है और का। तो जबकि शेरगढ़ को कोसवर्धन बोलते हैं, यह आपको याद रखना है मित्रों। कैसा लग रहा है आपको क्वेश्चन? कमेंट कीजिएगा। संत बापू जी के शिष्य मुख्यतः है, आपको पता है फ्री में क्लास ले रहा हूं मैं, फ्री में पीडीएफ दे रहा हूं आप लोगों को, मतलब 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर रहा हूं और आपको तन मन धन से आपको पढ़ा रहा हूं रोजाना बिना छुट्टी किए। संत बापू जी के शिष्य मुख्यतः कौन है, बताओ। तो संत बापू जी के शिष्य मुख्यतः है किस जाति के? जाति पूछी गए। संत बापू जी जो थे शिष्य मुख्यतः किस जाति के थे? क्या रेबारी थे, जाट थे, छिपा थे, गुर्जर थे? तो संत बापू जी क्या थे? रेबारी थे। ऊंट पालक जो जाति है उनके आराध्य देव भी बापू जी, आपको पता होगा कि ऊंट लाने का जो श्रेय जाता है वो बापू जी को जाता है। ऊंट को जब कोई भी बीमारी वगैरह हो जाती है तो बापू जी की पूजा की जाती है, बापू जी की फड़ की जो पूजा है की जाती है। तो ये आप लोग याद रखना मित्रों, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, राणा कुंभा को निम्नांकित वाद्य यंत्रों में से किसमें दक्षता हासिल थी? मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महाराणा कुंभा थे, वो कौन सा वाद्य यंत्र में निपुण थे, मतलब क्या गजब के उसको बजाते थे भाई साहब, ऐसा बताना है। तो सितार, गिटार, वीणा, सारंगी, कौन से वाद्य यंत्र को अच्छे से बजा लिया करते थे महाराणा कुंभा? तो वीणा वादक थे महाराणा कुंभा जी, वीणा में क्या थे? दक्ष थे। अगला प्रश्न, कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः क्या है? आप लोगों ने देखा होगा, क्या देखा होगा फिर बताऊंगा अभी। हाथियों की लड़ाई के दृश्य, शिकार के दृश्य, दरबारी दृश्य, उत्सव के दृश्य। जी दोस्तों फटाफट कमेंट करो, बहुत ही बढ़िया जवाब है। हाँ, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं यहां पर शिकार के दृश्य। तो आपने देखा होगा कि एक महल है, ऐसा चित्र तो आपने देखा होगा ना कहीं, एक महल है, उसके ऊपर महिलाएं भी तीर कमान लेके खड़ी हुई है और राजा भी वहां पर पास में खड़ा है और रानियां क्या कर रही है? शिकार कर रही है। ऐसा दृश्य दिखाया गया है कोटा की पेंटिंग में, कोटा की चित्रकला में। तो इसका जवाब हो जाएगा शिकार के दृश्य। एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों, आपको मोर का चित्र तो पूरे राजस्थान की चित्रकला में लगभग मिल जाएगा, परंतु एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि नाचता हुआ मोर का दृश्य कौन सी चित्रकला में देखने को मिलता है? इसका जवाब आपको याद रखना है और बहुत बारी क्वेश्चन आ रखा है, बूंदी पेंटिंग याद रखना, बूंदी चित्रशैली याद रखना, नाचता हुआ मोर का दृश्य बूंदी में दिखाया गया है। ठीक है ना मित्रों। चलो
चलते हैं, बहुत ही बढ़िया आपका जवाब आ रहा है। ये रहा अगला क्वेश्चन। सूची फर्स्ट दे रखी है, सूची सेकंड दे रखी है, आपको क्या करना है, मिलान कर देना है। चलो मिलान करो फटाफट। शेख हममुद्दीन मीठे शाह की जो दरगाह है वो कहां पर है, तो इनकी दरगाह है गागरोन, और गागरोन कहां पड़ता है, झालावाड़ में। कौन से वार्ड में, झालावाड़ में पड़ता है। मौलाना जियाउद्दीन की दरगाह कहां है, मौलाना जियाउद्दीन की दरगाह है जयपुर में। शेख नजमुद्दीन की दरगाह कहां है, शेख नजमुद्दीन की दरगाह है फतेहपुर में। शेख बाबा इसहाक की दरगाह कहां है, खाटू में है। तो इस प्रकार अपना जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर से बता देता हूं, क्वेश्चन आता रहता है ये बार बार में, जिसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछते हैं शेख हममुद्दीन मीठे शाह महाबली की दरगाह कहां है। ये क्वेश्चन अलग से भी आता है, मैच द फॉलोइंग में भी आता है, परंतु आपको याद रखना है कि शेख हममुद्दीन मीठे शाह महाबली की दरगाह है कहां पर, गागरोन में। मौलाना जियाउद्दीन के जयपुर में, शेख नजमुद्दीन की फतेहपुर में, शेख बाबा इसहाक की खाटू में। ठीक है, चलो चलेगा। ये रहा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन जलद्रुग का उत्तम उदाहरण है। क्या कोटा है, गागरोन है, अचलगढ़ है, शाहाबाद है। दोस्तों यहां पर बीचों बीच क्या है, एक दुर्ग बना हुआ है नदियों के। और कौन कौन सी नदी है, आहू और काली सिंध नदी का नाम तो आपने सुना ही होगा। और आहू और काली सिंध नदी के किनारे है गागरोन का किला। तो सबसे सर्वोत्तम उत्तम उदाहरण की बात करें जलदुर्ग की तो गागरोन है। इसके अलावा आपको दोस्तों जो भैंसरोडगढ़ का किला है चित्तौड़गढ़ में, वो भी जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। चंबल और बामणी नदी का वहां पर क्या होता है, वो पास में बना हुआ है भैंसरोडगढ़ का किला। तो ये भी आप याद रखना जलदुर्ग में आता है, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। एक बात जो है, कर्नल जेम्स टोड जो गोड़ी वाले बाबा है, उन्होंने कहा था कि यदि मुझे कोई जागीर पेश की जाए राजस्थान में तो मैं भैंसरोडगढ़ के किले को लेना पसंद करूंगा। तो ये कथन भी बहुत बार एग्जाम में आ रखा है कि ये किस किले के बारे में कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। तो ये आप भैंसरोडगढ़ का किला याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है। रखोगे याद। क्वेश्चन क्लास कैसे लग रही है फटाफट कमेंट करो। एक शासक, और मैं जो डिटेल बता रहा हूं आप लिख लिया करो, नोट डाउन किया करो इनको ना, एक कॉपी बना लीजिए। एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित है। आपको पता है कि संत पीपा क्या थे, पहले शासक थे, राजा थे, परंतु बाद में क्या है इनका मन विचलित हो गया और इनका मन किया कि मोह माया को छोड़ो, क्या रखा है पैसे वैसे में, अपन भक्ति भाव करते हैं। तो इन्होंने भक्ति भाव करना शुरू कर दिया। तो संत पीपा जी का जो स्थान है वो कौन सा है बताओ। हाँ, तो आप सभी को पता होगा संत पीपा जी जो है कहां के राजा थे, गागरोन के राजा थे। गागरोन पड़ता है झालावाड़ में। ठीक है ना, चलो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखना। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है और ये किस जाति का कुंभ कहलाता है, ये भी मुझे कमेंट करके बताना आप लोग। हाँ, तो सीताबाड़ी का जो मेला है, सीताबाड़ी का मेला लगता है बारां जिले में। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाड़ौती का कुंभ, या जो सहरिया जनजाति है ना मित्रों, जो बारां जिले में निवास करती है, किशनगंज और शाहबाज तहसील में सहरिया जनजाति निवास करती है राजस्थान में, जो एकमात्र आदिम जाति के अंतर्गत आती है। ये भी आप लोग याद रखना। उनका जो है ये हाड़ौती का कुंभ भी कहलाता है और उनका कुंभ भी कहलाता है सहरिया जनजाति का। ठीक है दोस्तों, ये केलवाड़ा जो बारां में है वहां पर ये मेला भरता है। सीताबाड़ी का जबरदस्त मेला भरता है ना, याद रखना। अगला प्रश्न आपके लिए, यहां पर कुछ तो गड़बड़ है और इसलिए मैंने ऊपर नीचे भी लिख दिया। रानी जी की बावड़ी का निर्माण के द्वारा राजा के शासनकाल में करवाया गया। तो आपको पता है रानी जी की बावड़ी का निर्माण अनिरुद्ध सिंह के काल में हुआ। किसके काल में, अनिरुद्ध सिंह के काल में हुआ। और किसने करवाया था, रानी जो नाथावती थी ना, नाथावती रानी ने बूंदी में दोस्तों रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। ये क्वेश्चन कहीं 1000 बार क्वेश्चन आ चुका है कि रानी जी की बावड़ी कहां है, बूंदी में है। तो निर्माण किसने करवाया, नाथावती ने। यह भी क्वेश्चन आया किसके काल में करवाया, तो अनिरुद्ध सिंह के काल में करवाया। तो ऐसा क्वेश्चन आ रखा है, याद रखिएगा।
चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का प्रथम चांसलर कौन था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का प्रथम चांसलर कौन था? बताइए। महाराव भीम सिंह, करणी सिंह, गज सिंह, गंगा सिंह। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का जो है प्रथम जो चांसलर थे वो थे गंगा सिंह। और गंगा सिंह कहां के राजा थे? किसी को पता है? बीकानेर के राजा थे। ये कहां के? बीकानेर के राजा थे। आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न, मेवाड़ एवं अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? तो आपने सुना होगा कि मेवाड़ और अंग्रेजों के मध्य संधि पे हस्ताक्षर हुए। तो ये कब हुए थे? तो 13 जनवरी 1818 को। तो यहां पर आप क्या कर लो, 13 जनवरी कर लो, क्योंकि यहां ऑप्शन में है नहीं। तो 13 जनवरी 1818 इसका सही जवाब हो जाएगा। मेवाड़ और अंग्रेजों के मध्य संधि 13 जनवरी 1818। भरतपुर अलवर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की गई थी। तो अलवर भरतपुर में आपको याद रखना है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने संधि कब की? तो उसने संधि की थी आपकी भरतपुर में तो की थी, आपको याद रखना है। मैं डेट भी बता देता हूं, सितंबर नवंबर 1803 तो इनका सही जवाब होगा। परंतु मैं एग्जैक्ट डेट बताऊंगा। जैसे कि भरतपुर का जो हस्ताक्षर किए थे वो 29 सितंबर को करते हैं। कब? 29 सितंबर 1803 को इनका हस्ताक्षर होता है। इस समय यहाँ के राजा थे रणजीत सिंह। कौन थे? भरतपुर के राजा रणजीत सिंह। तो सबसे पहले जो संधि होती है वो भरतपुर में होती है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। उसके बाद अलवर में संधि होती है 26 नवंबर को। कब होती है? क्वेश्चन आ रखा है, डेट भी पूछी गई है। 26 नवंबर 1803 को अलवर की संधि होती है। और इस समय यहाँ के राजा थे बख्तावर सिंह। कौन थे? बख्तावर सिंह यहाँ के राजा थे। आप लोग याद रखिएगा, अंग्रेजों से यहां संधि हो जाती है इनकी 29 सितंबर और 26 नवंबर को भरतपुर और अलवर की। कैसा लगा डिटेल? अच्छा लग रहा है ना आपको आज? तो कमेंट करो। राजपुताना एजेंसी की स्थापना देश और देश हुई थी। बताओ कहां पे हुई थी, कब हुई थी? बताओ। 1835 नागौर, 1930 जोधपुर, 1829 जयपुर, 1832 अजमेर। चलो बताओ फटाफट। बहुत ही बढ़िया जवाब है आप लोगों का। 1832 में हुई थी और अजमेर में हुई थी राजपुताना एजेंसी की स्थापना। राजपुताना एजेंसी की स्थापना होती है। मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा हुई, पूछा गया है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, 1938 में इसकी स्थापना होती है। ऑप्शन में क्या है? गलत दे रखा है। ठीक है, इनकी स्थापना होती है 1938 में। किसके कार्यकाल में होती है? माणिक्य लाल वर्मा। किसके द्वारा की गई थी? माणिक्य लाल वर्मा ने यहां अध्यक्षता की थी, आपको याद रखना है। अध्यक्षता नहीं, सॉरी, मतलब इन्होंने क्या किया था, इसकी स्थापना की थी माणिक्य लाल वर्मा ने। ठीक है, बलवंत सिंह मेहता यहाँ के अध्यक्ष थे, परंतु यहाँ अध्यक्ष नहीं पूछा, यहाँ पूछा है किसके द्वारा की गई थी स्थापना, ये पूछा है। तो क्वेश्चन में क्या है, जो ऑप्शन दे रखे थे ये गलत है। तो माणिक्य लाल वर्मा इसका जवाब होगा कि किसने स्थापना की थी? माणिक्य लाल वर्मा ने। अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत सिंह मेहता। ठीक है ना, तो ये आप थोड़ा याद रखना। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगना विभत्स कांड बताया? हाँ, तो ये थोड़ा याद रखना, इसमें कंफ्यूजन होने वाली घटना है। कौन सी है? आपको पता होगा राजस्थान का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो किसको कहते हैं, पता है आपको? वो कहते हैं जो मानगढ़ धाम है ना बांसवाड़ा में, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में, उसको तो कहते हैं राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड। जबकि महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगना विभत्स कांड किसको बताया? बताओ, कमेंट करो। नीमूचाणा घटना मई 1925, चंदावल की घटना मार्च 1942, डाबड़ा की घटना मार्च 1947, बरड़ की घटना जून 1922। क्या होगा जवाब? जल्दी से जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो जवाब हो जाएगा आपका यहां पर मई 1925 नीमूचाणा कांड घटना। और ये कहां की घटना है? अलवर की। कहां की घटना है मित्रों? ये अलवर की घटना है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न, प्रसिद्ध एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? गोविंद गिरी के द्वारा, मोतीलाल तेजावत के द्वारा, साधु सीताराम जी के द्वारा, केसरी सिंह बारट के द्वारा। कौन होगा जवाब? एक ही आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे मोतीलाल तेजावत थे। इन्होंने आपको पता है एक 21 सूत्रीय मांग पत्र भी जारी किया था, वो भी आपको याद रखना है। गोविंद गिरी के बारे में आपको याद रखना है, इन्होंने भगत आंदोलन चलाया, ये इन्हीं की देन है। संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी जी करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलो अगले प्रश्न में चलता हूं। नव राजस्थान की राजधानी का मुद्दा हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? ले कर्नल टीसी पुरी, वीपी मेनन, बीआर पटेल, शंकर राव देव। क्या होगा जवाब? चलो बताओ फटाफट। इसे आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि इसमें से कुछ मिसिंग है, क्वेश्चन गलत टाइप हो गया। क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? ये पहले के अनुसार क्वेश्चन पूछा गया है, परंतु दोस्तों अभी तक नए जिलों से क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो क्या पता पुरानों से दोबारा से फिर पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी डाल दिया है। तो कोई चिंता मत करो, आप इसको अभी याद करो क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आ सकता है अभी भी। 15.22 गुना, 16.66 गुना, 12.66 गुना, 11.22 गुना। बताओ जवाब होगा 12.66 गुना है। धौलपुर जिले से जैसलमेर जिला बड़ा। अगला प्रश्न, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, बड़े से छोटे की तरफ। समझ में आई बात आपको? आरोही पूछते आपसे, यानी कि आरोही पूछे या असेंडिंग ऑर्डर पूछे, इसका मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, मतलब छोटे से बड़े की तरफ। अपन से पूछा है अवरोही, बड़े से छोटे की तरफ, तो बताओ ऊंचाई के अनुसार। बताओ फटाफट। जवाब हो जाएगा सबसे ऊंची चोटी है इनमें से जरगा, फिर अचलगढ़, फिर कुंभलगढ़, फिर रघुनाथगढ़। ठीक है ना, रखोगे याद? बहुत बढ़िया। चलो अगला प्रश्न, अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा, जवाब दे दो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो राजस्थान की क्या बता रहा है? अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को सही रूप से, इधर दे रखा है अक्षांशीय विस्तार, इधर दे रखा है देशांतरीय विस्तार। अच्छा क्वेश्चन है, दो तीन क्वेश्चन यहां से क्लियर हो रहे हैं आराम से आपके, आप अच्छे से याद रखना। इसमें कुछ और भी डिटेल बताऊंगा, बढ़िया से आप नोट डाउन कर लेना। हाँ तो बताओ, पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, कौन सा सही है बताओ? हाँ तो बहुत ही बढ़िया जवाब आ रहा है आपका 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। ये अक्षांश विस्तार तो सही है एकदम। ये वाला भी सही था, ये गलत था, ये गलत था। ठीक है ना। फिर इसमें देखोगे तो 70, तो ये तो गलत है ना। फिर अपना देशांतर विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व। यहाँ पीछे पूर्व लिखा होना जरूरी है यदि देशांतर पूछ रहा है तो, और इधर अक्षांश से पूछ रहा है तो उत्तर लिखा होना जरूरी है। समझ गए आप? इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि उत्तर के अलावा कुछ और होता है देशांतर में तो गलत होगा, देशांतर में कुछ पूर्व के अलावा कुछ और होता है तो गलत होगा। ठीक है ना, नोट कर लो। अब आपसे पूछ ले कि अक्षांश विस्तार कितने डिग्री का है हमारे राजस्थान में, मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकाल के 30 डिग्री 12 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट निकाल के ये सभी क्वेश्चन आता है अक्षांश विस्तार कितना डिग्री का है कुल मिला के राजस्थान में। तो 7 डिग्री 9 मिनट का है। कितने का? 7 डिग्री 9 मिनट का अक्षांश विस्तार है। पर आपसे एक और क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ रखा है, बहुत बार, कभी कभी क्या बहुत बार आ रखा है कि देशांतरी विस्तार का कितना है हमारे राजस्थान में, तो ये भी आता है। तो 8 डिग्री 47 मिनट। क्या? 8 डिग्री 47 मिनट। एक और क्वेश्चन आता है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 826 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछे तो 869 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन आ रखा है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप के निम्नलिखित में से कौन उच्चावच्य प्रदेशों का हिस्सा है? बताओ जवाब क्या होगा? बताओ राजस्थान के भौतिक स्वरूप के निम्नलिखित में उच्चावच्यों का प्रदेश का हिस्सा बताओ। उत्तरी वृत्त मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी वृत्त मैदान, तटीय मैदान,
प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार उत्तर पर्वतीय प्रदेश। क्या होगा जवाब? देख रहा हूं, देखिए मैं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं और मुझे लास्ट में बताना कि सर हमारे 50 में से इतने सही निकले, है ना। जो मैंने 1-2 क्वेश्चन बीच में नहीं कराया उनको छोड़ के और फिर बताना कि सर हमारे इतने क्वेश्चन में से इतने सही है हमारे। ठीक है, कमेंट करोगे लास्ट में, बहुत बढ़िया, नोट डाउन कर लिया करो कि इतने सही अपने। जवाब हो जाएगा इसका उत्तरी वृहत मैदान प्रायद्वीपीय पठार। उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार ये क्या है? राजस्थान के भौतिक स्वरूप के क्या है? उच्च प्रदेशों का हिस्सा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? तो अरावली पर्वतमाला से संबंधित नहीं है, वो बताना है। लसाड़िया का पठार, उड़िया का पठार, बघेलखंड का पठार, भोराट का पठार, कौन सा पठार नहीं है? चलो बताओ रे दोस्तों, फटाफट जल्दी से जवाब दे दो, 20 क्वेश्चन और है बस। तो बघेलखंड जो है अपने राजस्थान में नहीं है, अरावली पर्वत का हिस्सा नहीं है, ये आपको याद रखना है। जबकि लसाड़िया है, उड़िया है, भोराट का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से तो क्या करती है? प्रवेश करती है, के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः क्या है? दक्षिण में और मुड़ जाती है। ऐसा बोलना चाहता है ये कि दक्षिण से आती है और दक्षिण में ही चली जाती है। और इसको क्या करती है? करक रेखा 2 बार काटती है। इतनी सारी हिंट मैंने दे दी, बताना आप लोग। माई होगी, काली सिंध होगी, चंबल होगी, लूणी होगी, कौन सा सही होगा जवाब? सबको पता है माही नदी होगी। मैंने इतना सारा हिंट दे दिया फिर भी जवाब नहीं आता है तो फिर मतलब समझो कि अपन बहुत पीछे है मामला। ठीक है ना, और पीछे हैं तो उसको आगे करने का एक ही सिस्टम है, रोजाना क्लास लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं, अभी समय है और समय रहते जाग गए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके परिवार के लिए अच्छा होगा, आपके घर वालों के लिए अच्छा होगा। सबसे ज्यादा अच्छा तो खुद आपके लिए होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि मैं सोचूंगा कि मेरे बच्चे भी नौकरी लग गए, मेरे दोस्त नौकरी लग गए। ठीक है ना। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बताओ। चंबल परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश की है, नर्मदा परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश की है, माहे बजाज सागर परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की है, व्यास परियोजना राजस्थान हरियाणा की। सुमेलित है, सही सही बताना है। चलो बताओ। चंबल परियोजना राजस्थान और उत्तर प्रदेश की नहीं, मध्य प्रदेश की है। नर्मदा में जो है उत्तर प्रदेश का कोई मतलब नहीं है। माही में राजस्थान और गुजरात का मतलब नहीं है, राजस्थान मध्य प्रदेश का मतलब नहीं है, गुजरात याद रखना, राजस्थान गुजरात है। जबकि व्यास परियोजना राजस्थान हरियाणा। ठीक है, ये ठीक है ना, याद रखो। अब रखोगे ऐसे याद? बहुत बढ़िया, गजब। चलो अगला प्रश्न, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागरीय, अनिश्चित अपवाह, आंतरिक अपवाह। क्या होगा जवाब? जवाब हो जाएगा दोस्तों बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली। बिजराल की पहाड़ियों से जो निकलती है ना दोस्तों नदी, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में जाती है, वहां मिल जाती है, चंबल में मिलकर के, चंबल क्या बनास वगैरह में मिलकर के ये क्या है चंबल में आती है, चंबल से आके फिर यमुना में चली जाती है, यमुना जो है आपकी बंगाली खाड़ी में चली जाती है। समझ गए बात को? चलो अगला प्रश्न, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन और है, बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो, पूरी क्लास देख के जाना। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। AW राजस्थान का दक्षिणी भाग है, CWG राजस्थान का उत्तरी भाग है, BWHW शुष्क प्रदेश मरुस्थलीय, BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थलीय। कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। चलो बताओ। AW पता है आपको? AW राजस्थान का दक्षिणी भाग है। CWG का मतलब होता है उत्तरी भाग नहीं, ये मध्य राजस्थान हम बोल सकते हैं इसको, मध्य राजस्थान में आता है CWG। जैसे जयपुर हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, टोंक वगैरह, इन सब में, बूंदी तक भी है इसका मामला। BWHW जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, जो बिल्कुल मरुस्थलीय है, जैसलमेर हो गया, बीकानेर वाला हो गया भाग, वो बात कर रहा हूं। BWHW शुष्क एकदम। अर्ध शुष्क में जैसे कि स्टेपित प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है ना, जैसे जोधपुर हो गया, अपने सीकर विकर, मतलब थोड़ा बहुत इधर का एरिया ना, तो BHHW उधर पाया जाता है। समझे आप लोग? तो अपना जवाब तो ये होगा, गलत ढूंढना था। अगला प्रश्न, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, कोपेन का वर्गीकरण और थॉर्नवेट का वर्गीकरण। सबसे ज्यादा तो कोपेन है, फिर उसके बाद थॉर्नवेट, तो दोनों याद कर लेना, रट लेना, मैं बता दूंगा, और तो वैसे भी कोई चिंता मत करो।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है बताओ? उदयपुर चित्तौड़ लाल काली मिट्टी पाई जाती है, अलवर जयपुर में दोमट मिट्टी पाई जाती है, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में भूली बलुई मिट्टी पाई जाती है, कोटा झालावाड़ में काली मिट्टी। आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो आपको पता होगा उदयपुर और चित्तौड़ में लाल और काली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल। जयपुर और अलवर में दोमट मिट्टी पाई जाती है। कोटा में आपको पता है काली मिट्टी, जिसको बोलते हैं हम रेगुर मिट्टी। हाडोती में काली मिट्टी पाई जाती है, वर्टिसोल मिट्टी, इसको वर्टिसोल भी बोलते हैं, याद रखना। जबकि श्री गंगानगर में बुरी बलुई मिट्टी नहीं पाई जाती, बुरी रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है ना, या फिर कोई दूसरी पाई जाती है क्या? हाँ, तो यहां पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। किस प्रकार की? जलोढ़ मिट्टी, या फिर यहां पर रेतीली पाई जाती है थोड़ी, है ना। ठीक है, याद रखो ना। चलो अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र में इसके द्वारा सिंचाई प्राप्त हो सकेगा? यानी कि जब इंदिरा गांधी नहर पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, फिर इसका पानी कितना तक सप्लाई हो सकेगी, कितने लाख हेक्टेयर को? तो 19.65 लाख हेक्टेयर को क्या हो सकेगी? सप्लाई हो सकेगी। अभी वर्तमान में कितनी सप्लाई हो रही है? 16.93 लाख हेक्टेयर हो रही है, वर्तमान की बात करें तो 16.93। यदि ये पूरी बढ़ के तैयार हो जाएगी तब 19.65 लाख हेक्टेयर की सप्लाई होगी। अगला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय है, क्षारीय है, संसिक्त कैसे हो जाती है? ऐसे कैसे हो जाती है ये बताओ? जल के प्रवाह से, मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर केशिकाओं के द्वारा जल रिसाव से, मिट्टी का अपलाक्षण से, मिट्टी को की ऊपरी सतह के नीचे की ओर जल रिसाव से। किससे होती है बताओ? जवाब होगा आप सभी का मिट्टी की नीचे सतह से ऊपर की ओर केशिकाओं द्वारा जल का रिसाव। ठीक है, ये साइंस के टाइप का क्वेश्चन है। आपने सुना पढ़ा होगा ना कि जो चिमनी होती थी ना पहले के जमाने में, चिमनी होती थी, उसमें क्या है अपने केरोसिन, जिसको बोलते थे कड़ा तेल, ऐसे बोलते थे ना कुछ, केरोसिन। जो केरोसिन होता है दोस्तों, से चिमनी अपने जैसे ऊपर जलाते थे तो तेल छड़ के ऊपर आ जाता था। तो ऐसा उदाहरण पूछा जाता है साइंस में, तो ये किस कारण होता है? तो उसका जवाब होता है केशिक तत्व के कारण, कैपिलरी एक्शन के कारण। समझ गए? समझ गए ना आप लोग? बहुत बढ़िया। ऐसा क्वेश्चन साइंस में आ सकता है आप लोगों के, तो मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन साइंस में आएंगे। मजेदार तरीके से आपको मैं साइंस पढ़ाने वाला हूं। जिंदगी भर आपको साइंस दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके बाद इतनी शानदार साइंस पढ़ा देंगे हम आपको। ठीक है, तैयार हो ना? जैसे जीके पढ़ रहे, जीके में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फ्री में पढ़ रहे हो फिर भी मजा आ रहा है? सोचो कौन पढ़ाता है इतना ऐसा अच्छा। क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान के वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है? दोस्तों अभी नई वन रिपोर्ट आ गई है ना, आ गई, मैं उसको भी करवा दूंगा। बस ये क्वेश्चन तो कर लो, फिर नई वन रिपोर्ट भी करेंगे किसी दिन। तो वनों के प्रकार में बात करें तो इसका सही आंसर बता देता हूं, फिर नई वन रिपोर्ट आएगी तो पढ़ाऊंगा ना, उसमें अच्छे से पढ़ाऊंगा। शुष्क पर्णपाती वन होंगे, अवरोही क्रम में बताना है आपको, घटते हुए क्रम में। फिर मिश्रित पर्णपाती वन, फिर उष्ण कटिबंधीय कांटेदार, फिर उपोष्ण कटिबंधीय सदा रहित, ये होगा। ये रहा क्वेश्चन। राजस्थान में निम्नलिखित में किन वन्य जीव पारिस्थितिकी स्थलों पर वर्तमान जैव विविधता एवं जीन पुल संरक्षण कार्य प्रगति पर है? बताओ। नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का, माउंट आबू, ये सही जवाब हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट करो फटाफट। राजस्थान के वह जिले जिसमें कस घास, जो कस नाम की जो है सुगंधित घास प्रचुरता में उगती है, झालावाड़, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, आमेर, चित्तौड़, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, धौलपुर। क्या होगा? कहां चलना है आपको बताओ। और आप सभी विद्यार्थी कहां कहां से वीडियो देख रहे हो राजस्थान में, कमेंट करके जरूर बता देना मुझे ना, कि आप कोई अलवर से देख रहा है, कोई बूंदी से देख रहा है, कोई कोटा से, कोई जयपुर से, कोई जोधपुर से, जहां से भी देख रहे हो कमेंट कर दो फटाफट। जवाब हो जाएगा भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर में खस घास पाई जाती जो सुगंधित होती है। राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुबड़ पट्टी कहां, क्षेत्र कहां है? तो कुबड़ पट्टी कहां है बताना है आपको। नागौर, अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भरतपुर, अलवर, टोंक, दौसा। आपको पता है कुबड़ पट्टी में फ्लोरोसिस जो होता है, फ्लोरोसिस है ना, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो उससे क्या होता है, हड्डियां क्या हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ज्यादा फ्लोरोसिस की मात्रा हो जाए तो क्या है, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी और कुबड़ निकल जाती है। तो यहां पर बहुत लोगों की क्या है, कुबड़ निकली हुई है। और यदि थोड़ी बहुत ही मात्रा ज्यादा होती है,
ज्यादा नहीं होती फ्लोरिस की, थोड़ी बहुत ज्यादा होती है ना, मतलब नॉर्मल से, तो उससे क्या हो जाएगा, आपके दांत टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। तो बहुत लोगों के दांत देखे होंगे ना आपको टेढ़े मेढ़े भी मिलते हैं। जवाब हो जाएगा नागौर अजमेर के बीच एक बेल्ट पड़ती है, उसको कुबड़ पट्टी बोलते हैं, यहाँ फ्लोरोसिस की समस्या बहुत ज्यादा है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? भूमिगत जल की लवणता, अनियंत्रित खनन, वर्षा की न्यूनता और जलवायु परिवर्तन। क्या होगा? मरुस्थल का मूल कारण क्या है? मरुस्थल क्यों बन रहा है? मरुस्थल की क्या समस्या है? क्यों है मरुस्थल? इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर वर्षा कम होती है। आपको पता है बहुत कम वर्षा होती है, जबकि यहाँ पर एक सम जगह आती है, सम, वहां तो वर्षा होती ही नहीं है। 0 से 5 सेंटीमीटर के आसपास बरसात होती है, कुछ ज्यादा नहीं होती। ठीक है, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से मिलान करना है आपको। राजस्थान के क्षेत्र दे रखा है सूची पृष्ठ में, सूची सेकंड में पशु नस्लें दे रखी है। तो बताओ, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, आपको पता है, राठी गाय पाई जाती है क्या? बिल्कुल। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में कांकरेज पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में थार पारकर, दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान में गिर। तो ये अपना सही हो जाएगा, ऐसे मिलान करना है। ये रहा क्वेश्चन। राजस्थान से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान भूभाग में सर्वाधिक लंबा है? सर्वाधिक लंबा है, आपको बताना है इसको आंसर। चलो बताओ, NH15। कौन सा? NH15 सबसे लंबा है राजस्थान से गुजरने वाला। अगला प्रश्न, राजस्थान में अमेरिकी कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, अजमेर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। कौन सा सही होगा ऑप्शन बताओ। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही बढ़िया जवाब आ रहा है कि राजस्थान में अमेरिकन जो कपास मिलती है वह आपके बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और डूंगरपुर में होती है। अगला प्रश्न, वह खनिज जो राजस्थान में देश में एकाधिपत्य रखते हैं, यानी कि आपको उन खनिजों के नाम बताने हैं जिनमें राजस्थान का एकाधिकार है, जो राजस्थान में सर्वाधिक मिलते हैं या फिर 100% राजस्थान में ही उत्पादित होते हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा चारों में से? कमेंट करो जल्दी। बहुत बढ़िया, जल्दी से जवाब हो जाएगा आपका। जास्पर होगा, तांबड़ा होगा, पन्ना होगा, ओलेस्टेनाइट होगा। ठीक है ना? चलो अगला प्रश्न, राजस्थान की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण हेतु फव्वारा सिंचाई पद्धति अपनाया गया। मतलब एक ऐसी नहर है राजस्थान में दोस्तों, जिससे नदी से पानी आता है, नहर से, वहां क्या करते हो आप, ट्यूबवेल से सीधे पानी की सप्लाई नहीं कर सकते हो। वहां क्या करना पड़ेगा आपको? फव्वारा सिंचाई लगानी पड़ेगी या ड्रिप सिंचाई लगानी पड़ेगी। स्प्रिंकलर वाली जो आता है ना, घूम घूम के पानी देता रहता है खेतों में, देखा होगा आप लोगों ने, है ना? पार्किंग वगैरह में भी देखा होगा आपने कभी ऐसा सिस्टम फव्वारा वाला देखा होगा। जयपुर में मानसरोवर में आप जो अपने जो क्या कौन सा एक गार्डन है ना, तो इस गार्डन में भी यहां पर लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो वहां फव्वारा वगैरह लगे रहते। तो ये आप देखो तो बताओ फटाफट, पता है क्या आप लोगों किसी को? तो नर्मदा नहर, और नर्मदा नहर से 2 जिले लाभान्वित होते हैं। एक तो आपका पहले अभी सांचौर तो हटा देना जिला, हाँ, तो अब जालोर बच गया। तो जालोर है और आपके बाड़मेर, जालोर और बाड़मेर को लाभान्वित होता है किससे? नर्मदा नहर से, याद रखना आप लोग। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है आपको ना। तो राजस्थान भारत का 100% ओलेस्टोनाइट उत्पादन करता है। जी दोस्तों, ये तो सही है, गलत ढूंढना है अपन को। राजस्थान भारत का 96% फ्लोराइड उत्पन्न करता है, ये भी सही है। राजस्थान भारत का 75% रोग फॉस्फेट उत्पन्न करता है, ये भी सही है। आगे देखते हैं, हाँ आगे ये रहा, राजस्थान भारत का 90% जैस्पार उत्पादन करता है। नहीं, पूरा ही पूरा करता है, 100% करता है भाई साहब। ठीक है, तो जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों मुझे कमेंट करके बताओ आपको ये क्लास कैसी लगी। क्लास पसंद आई है तो कमेंट प्यारा सा कर दो। और आपको पता है मैंने टॉप 50 क्वेश्चन थे वो करवा दिए और डिटेल भी करवाई मैंने आज आपको मैंने आंसर देने का समय भी दिया। तो आपको आज पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? तरीका पसंद आया है? क्लास पसंद आई है? कुछ भी पसंद आया है आपको थोड़ा बहुत भी हमारे द्वारा,
है ना, तो आप एक कमेंट करो, लाइक करो, शेयर कर लो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। सब्सक्राइब के अलावा एक घंटे का बटन दबा हुआ है तो उसे दबा दिया करो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और डेली आपको पता है शाम को 7 बजे क्लास होती है। आजकल मुझे लग रहा है कि आप लोग देख नहीं रहे हो ना, और व्हाट्सएप स्टेटस भी कम लगा रहे हो, तो लगाया करो, ठीक है। और आपको बताइए पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर पीडीएफ तो चाहिए हमको। हाँ, तो मैं पीडीएफ दे दूंगा, मना कौन कर रहा है। तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी IQ अकेडमी। आप जुड़ ही नहीं रहे हो, मैं बहुत बच्चों को देख रहा हूं जुड़ ही नहीं रहे हैं वहां पर। अरे यार, आपको पीडीएफ लेनी है कि नहीं लेनी है ये बताओ। तो पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ, सब बच्चे जुड़ जाओ फटाफट से टेलीग्राम से। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं नई वीडियो में और इसी समय आपके लिए फिर से क्लास लेके आएंगे। धन्यवाद मित्रों।